रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार। बोलती कहानियां कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीपक शर्मा की कहानी आरक्षित, अनुराग शर्मा के स्वर में। उनका घर वैसा ही निकला जैसा मैंने कल्पना में उकेर रखा था। स्थायी स्वागत मुद्रा के साथ घनी विपुल वनस्पति, ऊंची लाल दीवारें व पर्देदार खुली खिड़कियां लिए वह बंगला पूरी सड़क को सुशोभित कर रहा था। साहब घर पर नहीं है। अभी हम पहले फाटक पर ही थे कि एक साथ 4 संतरियों ने अपनी बंदूकें कंधों पर तान ली। हम तुम्हारे साहब से नहीं, मेम साहब से मिलने आए हैं। मैं अपनी पत्नी की ओट में खड़ा हो गया। हम उनके रिश्तेदार हैं। क्या रिश्ता बताएंगे हुजूर? संतरियों ने तत्काल अपनी बंदूकें कंधों से नीचे उतार लीं और हमें सलाम ठोक दिया। मेम साहब की बहन है, मैंने पत्नी की ओर इंगित किया। हुजूर, एक संतरी ने हमारे लिए फाटक खोला तो दूसरे ने आगे बढ़कर मेरे हाथ का सूटकेस अपने हाथ में ले लिया। आइए, तीसरे संतरी ने हमें दूसरे फाटक की ओर निर्दिष्ट किया। कौन है? दूसरे फाटक का संतरी अतिरिक्त रूखा व रौबदार रहा। मेम साहब की बहन है, सामान उठाए हमारे साथ चल रहे संतरी ने कहा। ये सही नहीं कह रही हैं, दूसरे फाटक के संतरी ने सिर हिलाया। मेम साहब की एक ही बहन है और उनसे हमारा खूब परिचय है। वे खुद गाड़ी चलाकर आती हैं, गहनों और खुशबुओं से लगदग रहती हैं, ऐसे नहीं। मेरी पत्नी का चेहरा मोहरा अति सामान्य है और वह अपने परिधान व केशभूषा की ओर अक्षम्य लापरवाही भी दिखाती है। उसे देखकर कोई नहीं जान सकता कि वह एक कॉलेज लेक्चरर है। आप ये नाम अंदर अपनी मैम साहब को दिखाएं, फिर हमसे कुछ बोलना। अपना नाम मुझे अपने रेल टिकट पर लिखना पड़ा। दूसरा कोई कागज उस समय मेरे पास नहीं था। वे हमें एक रेल यात्रा के दौरान मिली थीं। एयर कंडीशन स्लीपर के कोच में पर्दे के उस तरफ जो 4 सीटें थीं, उनमें 2 हमारी और 1 उनकी थी। आप शायद ऊपर वाली सीट पर जाएंगी, नीचे की दोनों सीटें हमारी हैं। मोहक व प्रभावशाली महिलाओं पर भड़कना मेरी पत्नी अपना परम कर्तव्य मानकर चलती है। उस दिन गाड़ी बहुत लेट हो गई थी और हमारे स्टेशन पर शाम के 7 बजे पहुंचने के बजाय रात के 10 बजे पहुंची। 2 दिन बाद पत्नी के भाई की शादी थी और हमने अपनी सीटें बहुत पहले से बुक करवा रखी थी। मैं खाना खत्म कर लूं? उनके चेहरे पर एक शिकन भी न पड़ी थी और वे पूरे चाव और इत्मीनान के साथ अपने मुंह में नियंत्रणीय निवाले भेजती रहीं। जरूर जरूर, मैंने तपाक से कहा। एक ओर जहां सावकाश वर्ग के पुरुष मुझे गहरे कोप में भर देते हैं, वहीं सावकाश वर्ग की स्त्रियां शुरू से ही मुझे तरंगित करती रही हैं। बचपन से ही मैंने अपने आसपास की स्त्रियों को बहुत जल्दी में पाया है। फुर्सत से उन सब का परिचय बहुत कम रहा है। बचपन में माँ और बहनों को जब भी देखा, जल्दी में ही देखा। मेरी पत्नी की जल्दी तो अक्सर उतावली और हड़बड़ी में बदल जाती है। आप बहुत कृपालु हैं। वे हंसने लगी थीं। आपकी खातिर नहीं, अपनी खातिर। हमने अभी खाना नहीं खाया है। भूखे पेट बिस्तर बिछाने से बच गए। मैंने चुटकी ली थी। आप अपना टिफिन दिखाइए। वे एक बच्ची के मानिंद मचल ली थी। देखूं क्या क्या छीना जा सकता है। उनके टिफिन के महक रहे पनीर के उन बड़े टुकड़ों में से जब कुछ टुकड़ों की मेरी पत्नी की और मेरी प्लेट में आ जाने की संभावना उत्पन्न हुई तो पत्नी की खीज तुरंत भाग ली। यात्रा की पूरी अवधि में मैंने पाया अपनी बात कहने का उनके पास अपना ही एक विशेष परिमाण व मापदंड रहा। अपने श्रोता के अनुरूप वे एक मर्यादित सीमा के भीतर नियमित, आयोजित व सुव्यवस्थित बोल ही मुख से उचारती रहीं। उनके शब्द देववाणी सदृश वेदवाक्य ना भी रहे तो भी उनके मुख से जो भी सुनने को मिला, सहज में ही उन शब्दों ने सुनिश्चित रूप से
एक असाधारण उद्देश्य तथा अलंकरण अवश्य ही धारण कर लिया। ये मेरे पति का कार्ड है। जब हम लोग अपने स्टेशन पर उतरे थे तो उन्होंने हमें अपने न्योते के साथ एक उत्साही मुस्कान दी थी। मुझसे मिलने जरूर आइएगा। अचरज, सुखद अचरज। उत्कंठित व सदैव मुद्रा के साथ हमारे सामने प्रकट होने में उन्होंने अधिक समय न लिया। आप यहाँ बैठिए। उन्होंने हमारे लिए अपना बड़ा हॉल खुलवाया। मैं अभी चाय का प्रबंध देखकर आती हूँ। मैं चाय नहीं पीता। पनीर के वे टुकड़े मैं अभी तक भूला न था। कॉफी मिलेगी क्या? क्यों नहीं, वे गर्मजोशी के साथ मुस्कुराईं। अभी हाजिर हुई जाती है। पत्नी की दिशा में देखकर मैं हंसने लगा। उधर घर में जब भी कोई मेहमान आता है, पत्नी उसे खिलाने पिलाने के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाती है। इन्होंने हमें देखकर मुंह नहीं बनाया। मैंने जानबूझकर पत्नी को छेड़ा। मुंह क्यों बनाएंगी? पत्नी ने गोल बात की। चीजें बनाने और लाने के लिए जिसके एक इशारे पर बीसियों अर्दली हाजिर हो जाते हैं, वे अपने आदर सत्कार में टालमटोल क्यों करेंगी? यह केक मैंने कल खुद बनाया था। एक सुसज्जित ट्रॉली के साथ वे जल्दी ही लौट आईं। ट्रॉली के निचले खाने में 3 नैपकिन लगी प्लेटें व चटनियां रहीं और ऊपर वाले खाने में केक और नमकीन की तश्तरियां। लीजिए। उन्होंने केक के 2 बड़े खंड हमारी प्लेटों में परोस दिए। कल हमारे बड़े बेटे का 16वां जन्मदिन था। बेटा तो खैर हॉस्टल में था, मगर इस केक के बल पर उसका जन्मदिन हमने यहां भी मना लिया। केक बहुत बढ़िया है, मैंने कहा। मुंह में जाते ही हलक से जा लगता है। और लीजिए। उन्होंने मेरी प्लेट फिर प्रचुर मात्रा में भर दी। बच्चों के यहां न रहने पर आपके पास बहुत समय खाली रहता होगा। पत्नी ने अपने ब्यौरे एकत्रित करने चाहे। अपने कुतूहल के विषय का सूक्ष्म सर्वेक्षण करने में वो निपुण है। सभी बच्चे हॉस्टल में हैं क्या? मैंने पूछा। हाँ, सभी। वे मुस्कुराई भी और उदास भी हो चली। उधर नैनीताल में जब वे 2 साल डीआईजी रहे तो बच्चों को उधर अच्छे सही स्कूल मिल गए, इसलिए कस्बापुर की इस पोस्टिंग में अकेले ही आए, उन्हें साथ नहीं लाए। बहुत सन्नाटा है यहाँ, पत्नी बोली। क्या कभी आप डर भी जाती हैं? नहीं। उन्होंने अपनी गर्दन को बल दिया। मेरी रक्षा के लिए यहाँ बहुत अर्दली तैनात हैं। अपने खाली समय में चित्र बनाती हूँ। कॉफी खत्म होते ही उन्होंने अपनी नजर मेरे चेहरे पर गड़ा दी। आपको मेरे चित्र बहुत तुच्छ लगेंगे, फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। आप दिखाइए तो सही। इनकी राय मूल्यवान है, पत्नी हंस दी। आपके केक की लागत बराबर कर देगी। मैं जानती हूं, ये बहुत ऊंचे चित्रकार हैं। उन्होंने मेरी ओर देखा। इतने बड़े आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते हैं, चित्रकला के इतिहास व सिद्धांत के बारे में क्या क्या नहीं जानते होंगे। मैं जरूर आपकी परिकल्पना भी देखना चाहता हूं, मैंने उत्साह दिखाया। मुझे विश्वास है आपके चित्र भी आपकी ही तरह भव्य व लोकोत्तर होंगे। लोकोत्तर? वे समझी नहीं। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं मुस्कुराया। इस दुनिया के नहीं, उस दुनिया के जहां पेड़ छाया देते हैं, फूल खुशबू और बादल इंद्रधनुष। उनके कमरे में चित्रकारी का सारा सामान मौजूद था। तैल चित्रकारी हेतु कई तरह के छोटे बड़े ब्रश, कैनवस, पेंट व रंगलेप। सामने रखे एक चित्राधार पर रंग बिरंगी एक लड़की के तद्रूप चित्रण ने मुझे प्रभावित किया, तो पीछे दूर रखे एक चित्रफलक पर बने एक समूह ने बुरी तरह चौंका दिया। समूह के प्रत्येक सदस्य के धड़ की तमगों वाली पुलिस यूनिफॉर्म के ऊपर बाघ के सिर टिकाए गए थे। सिर संपूरित बाघवत रहे, वही छलघाती मुद्रा, हिंस्र आंखें, अभिधावक जबड़े, आक्रामक दांत व रक्त पिपासु जिह्वा। साहब आ गए हैं। एकाएक उस नीरव बंगले का सन्नाटा टूटा और चारों तरफ मोटरों के हो हल्ले व अर्दलियों संतरियों के तौबा तिल्ले की प्रदर्शनी शुरू हो ली। आइए उधर बैठते हैं। उनके भव्य चेहरे की रंगत व स्नेहिल भंगिमा की सरगर्मी तत्काल लुप्त हो गई। लंबे डग भरती हुई वे हमें पीछे के बरामदे में रखी बेत की कुर्सियों तक ले गईं। आप लोग यहीं बैठिए। उत्तेजनावश वे कांपने लगीं। कहाँ हो? तभी रौबदार पुलिस के जूतों की चींची हमारे निकट आने लगी थी। मैं अभी आ रही हूं। वे चींची की दिशा में लपक लीं। कौन लोग आए हैं?
पुलिसी आवाज बहुत सख्त रही। मेरे पुराने कॉलेज की एक छात्रा है। उन्होंने सफेद झूठ बोला और अपने वाक्यों के मुख्यांश दोहराने लगी। पुराने कॉलेज की एक छात्रा, साथ में उसका पति है। उसका पति पति क्या करता है? मैंने नहीं पूछा। मुझे मालूम नहीं वो क्या करता है। उन्हें यहां का पता कैसे मालूम हुआ? पिछली बार जब घर गई थी तो ये दोनों रेलगाड़ी में मिले थे। उनका स्वर कांप गया। यहां का पता क्यों दिया? आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। उन्हें फौरन नर्क में भेज दो। मुझे ड्राइंग रूम में 7 चाय चाहिए तुम्हारे हाथ की, साथ में सैंडविच और कुक्कू का बर्थडे केक। केक रहने दीजिए, वे गिगयाई। मिठाई ज्यादा ठीक रहेगी। हाँ, मिठाई ज्यादा ठीक। केक कहाँ गया? उन दिनों ये बेचारी कई बार मेरे लिए केक लाती रहती थी, बहुत बार केक लाती थी। मैंने सोचा मिठाई तो घर में है ही, मिठाई बहुत रखी है घर में, सो केक इन्हें खिला दिया। सोचा केक इन्हें ही खिला दूं। केक को हीला बनाकर मैं उन वीआईपी को अपने साथ लाया था। पुलिसिया हाथ ने उनकी देह के किस भाग को चोट पहुंचाई, बीच में खिंचे पर्दे के कारण हम देख न पाए। अब केक सामने न रखेंगे तो मेरी कितनी खिंचाई होगी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, चाय नाश्ता जल्दी भेजो। पुलिस के जूतों की चींची फिर शुरू हो ली। अब उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं, तुम रसोई में जाओ। उन दोनों को मेरा निजी अर्दली फाटक तक छोड़ आएगा। बिल्ली का रुआं भीज गया है। पत्नी से अपनी हंसी दबाए न दबाई गई। अब वो हमें मुंह न दिखलाएगी। मेम साहब इस समय फुर्सत में नहीं है। एक पिस्तौलधारी प्रकट हुआ। आपको जाने के लिए बोला है। पिस्तौलधारी सिपाही की देखरेख में हम दोनों फाटक पार कर सड़क पर आ गए। आप अपना काम देखिए, मेरी पत्नी ने सिपाही से कहा। हम रिक्शे से चले जाएंगे। आंधी की तरह सिपाही अंदर लपक लिया। कैसी अजीब जगह थी। मैंने अपना सामान एक रिक्शे पर टिकाया। बाएं संतरी, दाएं संतरी, इधर संतरी, उधर संतरी, और बीच में एक आरक्षित भीगी बिल्ली। मेरी पत्नी मेरे साथ रिक्शे पर बैठकर अपनी समूची ही खंडित करने में जुट गई।